हेलो बुक रीडर्स। आज पेश खिदमत है ब्योमकेश और फेलूदा खानदानी वरासत का खेल, दूसरा और आखिरी हिस्सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। मेजर राणा की गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता ने बज़ाहिर सुकून का सांस लिया, मगर ब्योमकेश बख्शी जानते थे यह सुकून किसी दरिया की सतह पर ठहरे पानी जैसा है। इसके नीचे का धारा अब भी बहुत तेज है। उन्होंने अपना पाइप सुलगाया नहीं था, बस हाथ में थामे रखा। यही आदत इस बात की इलामत थी कि उनके जहन में अभी भी कोई सवाल जिंदा है। उन्होंने अजीत से कहा, अजीत, तुमने कभी देखा है कोई फौजी अपनी जान दांव पर लगाकर भी गलत खेल खेले? अजीत ने फौरन जवाब दिया, देखा तो नहीं, मगर अखबारों में ज़रूर पढ़ा है। और सच कहूँ तो जो आदमी बम की धमकी देकर भी खुद नहीं डरता, या तो वो पागल होता है या किसी और के लिए काम कर रहा होता है। यही जुमला व्योमकेश के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट ले आया। मीर साहब का वही नादर शाही संदूक एक बार फिर कमरे के बीचों बीच रखा था। इस बार व्योमकेश ने उसे फर्श पर नहीं बल्कि लकड़ी के एक मोटे से तख्ते पर रखा था, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन टेबल पर मरीज को तैयार करता है। वहीं पर तोपशे और फेलूदा भी मौजूद थे। तोपशे पास आकर बोला, ब्योमकेश दादा, अगर इसमें फिर से सांप या बम निकला तो? ब्योमकेश बोला, तो फिर तुम पहली बार तारीख में ऐसे रिपोर्टर कहलाओगे जो खबर से पहले खुद खबर बन गया। फेलूदा ने हंसते हुए ब्योमकेश की तरफ देखा और तोपशे दरवाजे की दस्तक का जवाब देने बाहर चला गया। और ब्योमकेश ने अपने माइक्रोस्कोप से संदूक पर देखना शुरू किया। मीनाकारी के फूल, बेलें और जंगी मनाजिर अचानक आदाद व शुमार में बदलने लगे। ये आर्ट नहीं, ब्योमकेश ने आहिस्ता से कहा, यह कमर्शियल कोड है। ये जहाज रानी, बीमा और बैनुल अक़वामी तिजारत का पुराना खुफिया निज़ाम है। फेलूदा फौरन समझ गया, यानी मीर साहब का ख़ानदान सिर्फ ज़मींदार नहीं था, वो इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स थे, यानी मालूमात बेचा करते थे। इसी लम्हे तोपशे कमरे में ऐसे दाखिल हुआ जैसे ट्रैम छूटने वाली हो। दादा, दादा, लंदन से टेलीग्राम आया है। सांस फूला हुआ था। फेलूदा ने छेड़ा, तोपशे, खबर लाए हो या मैराथन की तैयारी कर रहे हो? तोपशे ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कागज़ थमाया। उस पर लिखा था, माइक्रॉफ्ट, ग्रैंड होटल, रूम नंबर 303, कलकत्ता। अजीत ने फौरन कहा, यह नाम कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ी नहीं लगता? ब्योमकेश ने कहा, जो लोग अपना नाम छुपाते हैं वो अक्सर दूसरों के नाम चुरा लेते हैं। ब्योमकेश ने कहा, हमें वहाँ ऐसे नहीं जाना होगा, हमें बेस बदल कर जाना होगा। ये खाली मालूमात नहीं, हमारी फील्डिंग भी हो सकती है। ब्योमकेश ने कहा, मैं बंगाली रईस के रूप में रहूंगा और मेरे साथ अजीत मेरा खानदानी सेक्रेटरी बनेगा। तो मैं क्या बनूंगा? तोपशे ने बोला। फेलूदा ने कहा, तुम सहाफ़ी बनो। फेलूदो ने कहा, और कोशिश करना सवाल पूछते पकड़े ना जाओ। तोपशे बड़बड़ाया, ये तो वैसे भी मेरी खासियत नहीं है। ग्रैंड होटल की लॉबी में रोशनी कुछ ज्यादा ही नरम थी, जैसे हर चीज जानबूझकर धुंधलाई गई हो। ब्योमकेश बूढ़े बंगाली के रईस में था। अजीत उनके खानदानी सेक्रेटरी बने, जो हर वक्त सीने से फाइलें चिपकाए रखते थे। और तोपशे एक सहाफ़ी के रूप में हॉल में पहले से मौजूद था। और फेलूदा वेटर के भेस में पहले ही वहां पर जम चुका था। फेलूदा वेटर के भेस में रूम नंबर 303 में दाखिल हुआ। चंद लम्हों बाद वो वापस आया, अपना पसीना साफ करते हुए बोला, अंदर कोई इंसान नहीं, सिर्फ ग्रामोफोन, एक खाली कुर्सी और। ब्योमकेश ने फौरन पूछा, और? ढाका के मरकजी बैंक का नक्शा तफसील के साथ, सिक्योरिटी दरवाजों समेत। फेलूदा जल्दी जल्दी में बोला। अजीत के मुंह से बेख्तियार निकला, ये तो बैंक लूटने से पहले का होमवर्क लगता है। वो सब अंदर वापस गए। ग्रामोफोन की आवाज बंद हो गई और दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग सरक गई। उसके पीछे से एक बूढ़ा मगर बावकार शख्स बरामद हुआ। उसके हाथ में एक चांदी की छड़ी थी, जिसके ऊपर स्याह घोड़े का निशान बना हुआ था। ये कोई और नहीं, अशरफ मीर के छोटे भाई अहमद मीर थे, जिन्हें खानदान ने बरसों पहले मरा हुआ तस्लीम कर लिया था। मेरा अंदाजा ठीक था, कलकत्ता के दो बेहतरीन दिमाग एक साथ मिलकर भी मुझे पकड़ नहीं सके, क्योंकि मैंने आपको वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे, अख्तर और मेजर राणा। ये सब तो महज एक तमाशा था। तोपशे घबराकर बोला, आपने तो एक फिल्मी अंदाज में एंट्री ली है। वाह, क्या बात है। मान गए जनाब आपको। ब्योमकेश बोला, आपको वो संदूक नहीं चाहिए था, आपको वो माइक्रोफिल्म चाहिए थी जो आपके वालिद ने जायदाद के नाम पर छुपाई थी। इस फिल्म में उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन्होंने 1947 में जायदाद पर नाजायज कब्जे किए। आप उन लोगों को ब्लैकमेल करके एक नई सल्तनत खड़ी करना चाहते थे। अहमद मीर बोला, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। उसकी आवाज़ में जीत का सरूर था।
मैंने आपको वही दिखाया जो आप देखना चाहते थे, ब्योमकेश ने बगैर घबराहट के कहा, और आपने वो छुपाया जो हम तलाश कर रहे थे, माइक्रोफिल्म। अहमद मीर ने छड़ी का एक बटन दबाया जिससे एक जहरीली सुई निकली, मगर ब्योमकेश एकदम साइड पर हो गया और उसका वार खाली गया। बहुत खूब ब्योमकेश, इस उम्र में भी अभी भी तुम्हें बहुत फुर्ती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी टीम ढाका पहुंच चुकी है और वो माइक्रोफिल्म का दूसरा हिस्सा हासिल कर चुकी है। आपके पास मुझे रोकने का कोई कानूनी रास्ता नहीं, अहमद मीर बड़े ही घमंड में बोला। फेलूदा आगे बढ़ा और अपने हाथ में मौजूदा एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर दिखाया। कानूनी रास्ता शायद ना हो अहमद मीर साहब, मगर आपके इस एतराफ़ की रिकॉर्डिंग अभी बराह रास्त पुलिस हेडक्वार्टर जा रही है। मैंने होटल के टेलीफोन लाइन को अपने ट्रांसमीटर से जोड़ दिया था। अहमद मीर के चेहरे पर हवाएं उड़ गईं। वो शख्स जो बरसों से साय में रहकर खेल रहा था, एक 33 साला नौजवान की जदीद टेक्नोलॉजी के सामने हार गया था। पुलिस ने अहमद मीर को हिरासत में ले लिया। होटल की बालकोनी से ब्योमकेश और फेलूदा नीचे फैलती हुई कलकत्ता की रोशनियों को देख रहे थे। ब्योमकेश ने फेलूदा की तरफ देखा और कहा, आज के बाद कलकत्ता की कहानियां बदल जाएंगी। अब सिर्फ मुजरिम के दिल में झांकना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके आलात का मुकाबला करना भी ज़रूरी होता है। फेलूदा ने मुस्कुराकर अपनी नोटबुक बंद की और कहा, और मैंने भी ये सीखा, जब तक इंसानी फितरत की समझ ना हो, दुनिया की कोई भी मशीन सच्चाई तक नहीं पहुंच सकती। हावड़ा ब्रिज के ऊपर बादल छट रहे थे। कलकत्ता की सुबह अब एक नई रोशनी के साथ तलू हो रही थी, जहां माजी की दानिशमंदी और मुस्तकबिल की चुस्ती ने मिलकर एक अजीम फितने का खात्मा कर दिया था। केस हल हो चुका था। बाहर कलकत्ता की सड़कों पर ट्राम की घंटी सुनाई दे रही थी, मगर अंदर ब्योमकेश के कमरे में खामोशी सिर्फ ताश के पत्तों के गिरने की आवाज़ से टूट रही थी। ब्योमकेश, फेलूदा और अजीत ताश की बाजी में मगन थे, जबकि तोपशे एक कोने में बैठा अपनी डायरी मुकम्मल कर रहा था। अजीत साथ साथ चाय का लुत्फ उठाते हुए एकदम चिढ़कर अपना पत्ता फेंकते हुए बोला, ब्योमकेश, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तुम ताश खेल रहे हो या मेरे दिमाग में झांक रहे हो? जो भी पत्ता मैं फेंकता हूं, तुम्हारे पास उसका तोड़ पहले से मौजूद होता है। ब्योमकेश धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यारे अजीत, ताश की बाजी यानी सॉलिटेयर नहीं होती जहां तुम अकेले हो। यहाँ सामने वाले की आंखों की पुतलियां बताती हैं उसके पास इक्का है या गुलाम। फेलूदा ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बोला, बिल्कुल सही। वैसे अजीत बाबू, आपके हाथ में जो बेगम है उसे बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बादशाह तो ब्योमकेश बाबू की आस्तीन में है, मेरा मतलब याददाश्त में महफूज है। तोपशे सर उठाकर बोला, दादा, मुझे तो लगता है ब्योमकेश दादा ताश के पत्तों को भी कमर्शियल कोड की तरह पढ़ रहे हैं। अजीत झिल्लाकर मेज पर पत्ते फेंकते हुए बोला, इसे छोड़िए। फेलूदा, आपने वो रिकॉर्डिंग इतने आराम से कैसे कर ली? अगर अहमद मीर को पता चल जाता तो? फेलूदा ने एक लंबा कश लेते हुए बोला, वो नहीं जान सकता था। उसका सारा ध्यान अपनी नादर शाही शान और शौकत पर था और वो मेरा ध्यान तोपशे पर। तोपशे बोला, मुझ पर? वो क्यों? फेलूदा बोला, ताकि तुम अगर डर कर चीख मारो तो मैं वक्त पर तुम्हारा मुंह बंद कर सकूं। मगर मानना पड़ेगा, तुमने फिल्मी सीन वाली बात कहकर उसे इतना उलझा दिया, उसे याद ही नहीं रहा वो एक खुफिया मुजरिम है। ब्योमकेश मुस्कुराते हुए बोला, यही तो साइकोलॉजी है। जब इंसान को लगे कि वो जीत गया, वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी जीत का घमंड होता है। तोपशे ने इसे जीत का एहसास दिलाकर इसे लापरवाह कर दिया था। अजीत चाय की खाली प्याली को देखते हुए बोला, मुझे तो और चाय की तलब लग रही है। आप लोगों का क्या ख्याल है? नफ्सियात और मुशाहिदा अपनी जगह, मगर अगली बार जब मैं किसी होटल में जाऊंगा तो मैं सेक्रेटरी नहीं बनूंगा। वो फाइलें इतनी भारी थी कि मेरे कंधे अब भी दुख रहे हैं। ब्योमकेश मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र ना करो अजीत, अगली बार तुम्हें मुजरिम बना देंगे, ताकि तुम्हें कुछ उठाना ना पड़े बल्कि भागना पड़े। इससे तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी। फेलूदा मुस्कुराकर बोला, और मैं इसकी तफ्तीश करूंगा, मगर शर्त यह है अजीत बाबू, आपको अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाना होगा, वरना आप फौरन पकड़े जाएंगे। कमरा कहकहों से गूंज उठा। तोपशे ने डायरी बंद की, फेलूदा ने एक और सिगरेट सुलगाई और ब्योमकेश ने भी अपना पाइप सुलगा लिया और ताश के पत्ते समेटकर एक तरफ रख दिए। उसी लम्हे किचन से ब्योमकेश का मुलाजिम ऊटी राम चाय और गर्मा गर्म कचौरियां लेकर नमूदार हुआ और फिर ब्योमकेश अपने किसी पुराने केस का किस्सा लेकर बैठ गया। कलकत्ता की रात अब पुरसकून थी, क्योंकि वो दो बेहतरीन दिमागों ने मिलकर शहर का एक और तारीख बाब बंद कर दिया था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये मिनी नावल पसंद आया होगा। अगली बार पेशे खिदमत होंगे ब्योमकेश और फलूदा के किसी नए कारनामे के साथ। तब तक किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।